So, hello everyone. Today we are going to cover our new essay, that is Essay 501. What is the name of Essay 501? That is Audit Evidence Specific Consideration for the Selected Items. अब बात सुनो, जब भी कोई ऑडिटर ऑडिट करता है तो काफी सारे एसेज उसको पूरे करने पड़ते हैं। जैसे ऐसे 200 हो गया ओवरऑल ऑब्जेक्टिव के, ऐसे 500 के अनुसार उसको ऑडिट एविडेंसेस लेने हैं, ऐसे 230 के अकॉर्डिंग उसको डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं। तो वैसे ही ऐसे 501 के अंदर उसको कुछ स्पेसिफिक आइटम्स पे ज्यादा ध्यान देना है, ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने हैं। ऐसे 501 ने 3 ऐसे आइटम्स बताए हैं जिनके ऊपर उसको स्पेसिफिकली ज्यादा कंसिडरेशन डालना है, उनके लिए स्पेसिफिकली प्रोसीजर्स या और एविडेंसेस ऑब्टेन करने हैं। पहला कौन सा है? इन्वेंट्री। तो इसको इन्वेंट्री के लिए अलग से एविडेंसेस लेने पड़ेंगे। दूसरा लिटिगेशन, कितने लिटिगेशंस चल रहे हैं एंटिटी में, कितने क्लेम्स चल रहे हैं, उनके लिए एविडेंसेस लेने पड़ेंगे अलग से एज पर 501। और तीसरा सेगमेंट इंफॉर्मेशन, जैसे कोई ब्रांच है तो ब्रांच को अपने अकाउंट में सही से रिकॉर्ड किया हुआ है नहीं किया हुआ है, उसके लिए एविडेंस लेने हैं उसको एज पर 501। तो यहाँ पे सबसे पहले मीनिंग समझते हैं। मीनिंग ऑफ ऑडिट एविडेंसेस स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स। की स्पेसिफिक कंसिडरेशन का क्या मतलब है? देयर आर सम ट्रांजैक्शंस ऑफ व्हिच ही नीड टू स्पेसिफिकली कंसिडरेशन। ऐसे 501 के अनुसार ऑडिटर को कुछ आइटम्स पे स्पेसिफिक कंसिडरेशन डालनी पड़ेगी, और स्पेसिफिक है कौन सी? जैसे इन्वेंट्री। ओके, पहला इन्वेंट्री, दूसरा लिटिगेशन एंड क्लेम, एंड तीसरा सेगमेंट इंफॉर्मेशन। क्योंकि जब वो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करेगा तो ऑडिट के दौरान इन 3 चीजों के ऊपर उसको स्पेसिफिकली फोकस करना पड़ेगा, और 501 के अकॉर्डिंग उसको ऑडिट एविडेंस इनके लिए लेने पड़ेंगे। और ऑडिट एविडेंस होने कैसे चाहिए? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होने चाहिए। कौन बोलता है? ऐसे 500। ओके, तो यहाँ पे हमने पढ़ा इसका मीनिंग कि मीनिंग क्या है, इसका 3 आइटम्स कवर होते हैं और उसके लिए उनके अलग से एविडेंसेस लेने पड़े हैं। अब एच पर 501 ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं विद रिस्पेक्ट टू ऐसे 501? उसके ऑब्जेक्टिव है कि वो इन्वेंट्री को देखे, इन्वेंट्री असल में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, और इन्वेंट्री की हमारी कंडीशंस क्या है उसको वो चेक करे। दूसरा लिटिगेशन एंड क्लेम, जो एंटिटी के ऊपर लिटिगेशन एंड क्लेम चल रहे हैं वो प्रॉपर्ली उसने रिकॉर्ड करे हुए हैं या नहीं करे हुए हैं वो चेक करे। सेगमेंट इंफॉर्मेशन, जैसे ब्रांच इंफॉर्मेशन होगा तो वो एच पर एफआरएफ वो प्रेजेंट और डिस्क्लोज हुए हैं या नहीं हुए हैं वो भी वो डिस्क्लोज करेगा, या फिर वो भी वो वेरीफाई करेगा एच पर ऐसे 501। तो ये ऑब्जेक्टिव है। इन्वेंट्री को लेके देखेगा, सेगमेंट इंफॉर्मेशन को लेके एविडेंस लेगा, और लिटिगेशन एंड क्लेम के लिए वो एविडेंसेस लेगा। तो सबसे पहले हम जंप करते हैं इन्वेंट्री के लिए कि इन्वेंट्री को वो कैसे वेरीफाई करेगा। तो सेंटेंस यहाँ पे शुरू कहां से हो रहा है कि जब इन्वेंट्री हमारी मटेरियल होगी एफएस के लिए, मतलब जब इन्वेंट्री सब्सटेंशियल पार्ट होगा, मतलब जरूरी पार्ट होगा आइटम उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो ऑडिटर को एविडेंसेस लेने पड़ेंगे। एविडेंसेस किसके? कि एक्चुअल में इन्वेंट्री एग्जिस्ट करती हो और इन्वेंट्री की कंडीशन क्या हो, मतलब इन्वेंट्री जिस वैल्यू पे हो रखी है वो एप्रोप्रिएट वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि स्क्रैप को भी उसने इन्वेंट्री में डाल रखा हो। तो उसकी कंडीशन देखनी है और उसकी एग्जिस्टेंस देखनी है। बाय, अब एग्जिस्टेंस और कंडीशन वो किस किस तरह से देख सकता है, मतलब यहाँ पे क्या बात हुई, अगर मुझे यहाँ पे एग्जिस्टेंस चेक करनी है और मुझे कंडीशन चेक करनी है तो किस किस तरीके से मैं एग्जिस्टेंस और कंडीशन चेक कर सकता हूँ। पहला, अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग की मैं फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग अगर हो रही है मैनेजमेंट में तो मैं उसको अटेंड कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ? ताकि मैं इन चीजों के लिए एविडेंसेस ले पाऊं। मतलब मैं यहाँ पे फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग को अटेंड कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि जो प्रोसीजर से मैनेजमेंट ने रिकॉर्ड कर रखे हैं वो सही है सही नहीं है। मतलब अगर मुझे एग्जिस्टेंस वेरीफाई करनी है तो मैं फिजिकल वेरिफिकेशन में पार्ट ले सकता हूँ, बट पार्ट लेके मैं करूंगा क्या? मैं इवेल्युएट करूंगा कि मैनेजमेंट सही से प्रोसीजर ऑप्ट कर रही है या नहीं कर रही है, उनको काउंट करने के। ऑब्जर्व करना कि मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस कैसी है। इंस्पेक्ट करना इन्वेंट्री को, इन्वेंट्री की कंडीशन कैसी है। परफॉर्म टेस्ट काउंट, जो मैनेजमेंट ने ऑलरेडी परफॉर्म किया हुआ है काउंटिंग, मैं दोबारा से भी उसको टेस्ट कर सकता हूँ कि काउंटिंग सही से है या सही से नहीं है। तो एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करने के लिए वो फिजिकल इन्वेंट्री कर सकता है काउंटिंग में, मतलब काउंटिंग में पार्टिसिपेशन ले सकता है। 4 चीज करने के लिए, मैनेजमेंट के प्रोसीजर को इवैल्यूएट करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, इन्वेंट्री को इंस्पेक्ट करने के लिए, और टेस्ट काउंट को परफॉर्म करने के लिए। टेस्ट काउंट मतलब उसको काउंटिंग करने के लिए। उसके बाद क्यों वो फिजिकल इन्वेंट्री करेगा, फिर क्यों वो ऐसा करेगा? परफॉर्मिंग प्रोसीजर ओवर द एंटिटी फाइनल इन्वेंट्री टू डिटरमाइन वेदर रिफ्लेक्ट एक्चुअल इन्वेंट्री काउंट रिजल्ट। यहाँ पे क्या बात बोली गई है कि वो इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस और कंडीशन को वेरीफाई करेगा, ये चीज करके, पहला अटेंड करके, दूसरा ऐसे प्रोसीजर लगा के जिससे कि उसको पता चल जाए कि जो हमारी
इन्वेंट्री स्टेटमेंट बनी है एज पर काउंटिंग वो एक्चुअल रिकॉर्ड से मैच हो रही है या नहीं हो रही है। तो इस तरीके से वो एविडेंसेस ले सकता है। पहला एविडेंस क्या लेगा वो, फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग में पार्टिसिपेट, और दूसरा क्या लेगा कि वो प्रोसीजर लगाएगा जिससे कि उसको एविडेंस मिल जाए कि एक्चुअल इन्वेंट्री का जो काउंट रिजल्ट है वो एच पर रिकॉर्डेड है। मतलब जो हमारा काउंटिंग रिजल्ट है, लेट्स से 1000 यूनिट काउंट हुई है, वो इक्वल टू बैलेंस शीट का क्लोजिंग स्टॉक है। तो यहाँ पे क्या पढ़ा हमने, एग्जिस्टेंस वेरीफाई करनी है। एग्जिस्टेंस वेरीफाई हम कैसे कर सकते हैं, या तो हम फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग करके, और दूसरा हम प्रोसीजर ऑप्ट करके। अटेंडेंस करेगा तो उसमें क्या करेगा, वो जाके इन्वेंट्री को इंस्पेक्ट करेगा। मतलब यहाँ पे बात बोली गई है अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग इन्वॉल्व्स कि अटेंडेंस में क्या चीज इन्वॉल्व होती है, इंस्पेक्ट द इन्वेंट्री, ऑब्जर्व द कंप्लायंसेस एंड ऑब्टेन द एविडेंस विद रिस्पेक्ट टू रिलायबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंट प्रोसीजर। अब यहाँ पे वो काउंट प्रोसीजर में हिस्सा ले रहा है, बट क्यों ले रहा है, क्या वेरीफाई वो करना चाह रहा है, इन्वेंट्री को इंस्पेक्ट करना चाह रहा है वो, इसलिए वो पार्टिसिपेट कर रहा है। कंप्लायंस को ऑब्जर्व करने के लिए वो पार्टिसिपेट कर रहा है कि मैनेजमेंट सही से कंप्लायंस रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रही है नहीं कर रही है, और कि जो मैनेजमेंट ने काउंटिंग प्रोसीजर्स लगाए हैं वो रिलायबल है रिलायबल नहीं है। तो ये चीज करने के लिए, या फिर आप ये कह सकते हो कि अटेंडेंस में ये सारी चीजें इंक्लूड होंगी, जैसे इंक्लूजन्स इन फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, कि वहां जाके वो क्या क्या काम करेगा, इंस्पेक्ट करेगा, ऑब्जर्व करेगा और रिलायबिलिटी के लिए एविडेंसेस लेगा। अब उसको अटेंडेंस करनी है नहीं करनी है, मतलब जैसे यहाँ पे एक ऑडिटर है हमारा, यहाँ पे हमारी मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ने ऑडिटर को रिक्वेस्ट किया कि हम काउंटिंग कर रहे हैं और आप उस दिन अटेंड हो सकते हो, मतलब अटेंड कर सकते हो। तो उसको अटेंड करनी है नहीं करनी है, उसके लिए वो क्या मैटर्स चेक करेगा, मैटर्स रेलेवेंट इन प्लानिंग टू अटेंड द फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। जैसे नेचर ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का नेचर कैसा है, आइदर वर्क इन प्रोग्रेस है या फिर रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड है। स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन, कि कितनी वो कंप्लीट हो गई है। रिस्क, इन्वेंट्री में रिस्क कितना है, रिस्क ज्यादा हुआ तो अटेंड करेगा, नहीं हुआ तो नहीं करेगा। नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव हुए तो अटेंड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव नहीं हुए उसके अनुसार तो उसको अटेंड करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। उसके बाद whether adequate procedure are expected to be established and proper instruction issued for the physical inventory counting, मतलब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर इंस्ट्रक्शन फॉलो करके, प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करके काउंटिंग करने वाली है, तो मेरी रिलायबिलिटी वैसे इंक्रीज हो जाएगी, तो शायद मैं अटेंड ना भी करूँ। तो एक फैक्टर है जो मुझे अटेंड करने के लिए देखना पड़ेगा। टाइमिंग ऑफ फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग, टाइमिंग क्या है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि नियर द ऑडिट रिपोर्ट हो रही है, जब ऑडिटर के पास टाइम ही नहीं होता, तो डिपेंड करता है वो। क्या मैनेजमेंट परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम रिकॉर्ड करती है या नहीं करती है, अगर करेगी तो उसको टाइम टू टाइम उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, तो उसको अटेंड करने की नीड नहीं पड़ेगी शायद। लोकेशन एट द इन्वेंट्री हेल्ड, किस लोकेशन पे इन्वेंट्री हेल्ड है, कहाँ पे फिजिकल काउंटिंग हो रही है, ऐसा तो नहीं है कि ऐसी कोई लोकेशन है जहाँ पे ऑडिटर के जाना पॉसिबल नहीं है उस टाइम पे। या फिर क्या असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, वेदर द असिस्टेंस ऑफ द एक्सपर्ट इज नीडेड टू ऑब्टेन द सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। तो ये सारी चीजें थी जो प्लानिंग करने से पहले मुझे देखनी है, अटेंडेंस को प्लान करने से पहले मुझे देखनी है। कोई भी 6 याद करना है, इसमें सबसे पहला नेचर ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का नेचर कैसा है, कितनी वो कंप्लीट हो चुकी है, मतलब स्टेज क्या है, रिस्क कितना है उसमें, मटेरियल है मटेरियल नहीं है, एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल कैसा है, फिर लोकेशन क्या है, टाइम टाइम क्या है, और उसके बाद हमारा आप कह सकते हो कि क्या किसी एक्सपर्ट की नीड है या नहीं। एक्सपर्ट की नीड हुई तो इट्स बेटर कि मैं एक्सपर्ट को ही भेज दूं, मेरे जाने की जरूरत वहां पे पड़े ही ना। तो ये सारे फैक्टर्स जो मैं चेक करूंगा बिफोर अटेंडिंग द इन्वेंट्री काउंटिंग। उसके बाद फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग कंडक्टेड अदर देन एट द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट के अलावा किसी और डेट पे इन्वेंट्री काउंट हो रही है तो ऑडिटर क्या करेगा। इफ काउंटिंग इज कंडक्टेड अदर देन द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब 31/3 के अलावा किसी और डेट पे कंडक्ट हो रही है, तो ऑडिटर प्रोसीजर परफॉर्म करेगा कि अगर कुछ चेंज आया हो तो चेंज प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हो गया हो। जैसे 31/3 की डेट थी बट वो 15/5 को फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग कर रहा है, तो जो इन 15 दिनों में चेंज आया होगा तो ऑडिटर इंश्योर करेगा कि वो प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हो गया हो। अब रेलेवेंट मैटर फॉर कंसिडरेशन अबाउट चेंजेस हैव बीन प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड और नॉट, अगर ऑडिटर को वेरीफाई करना है कि जो चेंज हुए हैं वो प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हुए हैं नहीं हुए हैं, तो वो इन 3 चीजों को देख सकता है। क्या रिकॉर्ड एडजस्ट हो गए हैं, क्या परपेचुअल रिकॉर्ड रिलायबल है रिलायबल नहीं है, अगर कुछ डिफरेंसेस आया है तो फिर डिफरेंस का रीजन क्या है। डिफरेंस का रीजन कैसे, कि क्यों
उसने ये चेंज रिकॉर्ड नहीं किया। तो अगर कोई चेंज हुआ है इन 15 दिनों में तो रिकॉर्ड करना है उसको। रिकॉर्ड करने के लिए वो क्या देखेगा कि परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम बनाया है क्या, और एडजस्ट हो गया है नहीं हो गया है, वो रिलायबल है या नहीं है, और कुछ डिफरेंसेस है तो उसके रीजन क्या है। अब इफ द ऑडिटर अनेबल टू अटेंड, बट अब वो अटेंड ही नहीं करना चाह रहा उस डेट पे, तो किसी ऑल्टरनेटिव डेट पे जाके भी उसको अटेंड कर सकता है और चेक कर सकता है कि मैनेजमेंट ने अकाउंटिंग प्रोसेस सही से लगाई है या नहीं लगाई है। 4.8 अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग बिकमिंग प्रैक्टिकेबल। अगर इम्प्रैक्टिकेबल है मतलब लगा लो फिर लोकेशन ऐसे जहाँ पर ऑडिटर जाना सेफ नहीं है, या फिर टाइम कम है, या फिर कोई और रीजन है, तो वो किसी ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर से एविडेंस ऑब्टेन करेगा कि एक्चुअल में इन्वेंटरी की कंडीशन और एग्जिस्टेंस सही है सही नहीं है। और अगर अल्टरनेटिव से भी उसको एविडेंसेस नहीं मिल रहे हैं तो अल्टीमेटली आपको पता है 705 के अकॉर्डिंग वो अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर देगा। अब जनरली इसने बोला हुआ है कि अगर मान लो जैसा मैंने आपको बताया ऊपर के पॉइंट के अनुसार कि अगर वो टाइम कम है या फिर मान लो लोकेशन ऐसे जहाँ पे ऑडिटर नहीं जाना चाह रहा, तो वो फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बट एज पर ऐसे दोस्तों ने एक बात बोली हुई थी कि जब अगर जनरल इनकन्वीनियंस है तो वो एक सफिशिएंट कॉज नहीं है कि ऑडिटर अपनी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म ना करे। इन इट मीन्स मतलब अगर ऑडिटर को लग रहा है कि टाइम कंज्यूमिंग होगा, कॉस्टली होगा, ये मेरा जाना वहां पे सही नहीं है, ठीक है, फिर मेरे जाने से कोई अगर फायदा नहीं होगा, लोकेशन ऐसे कि मैं नहीं जा सकता, तो ये एक वैलिड बेसिस नहीं है कि वो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म ना करे। स्टिल उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। मतलब ऐसे दोस्तों टाइम कंस्ट्रेंट को, कॉस्ट इफेक्टिवनेस को कोई भी कंसिडर नहीं करता है, इनकी वजह से आप प्रोसीजर परफॉर्म ना करो, ऐसा ऐसे दोस्तों नहीं बोलता है। ऐसे दोस्तों बोलता है कि दो कोई वैलिड रीजन नहीं है, आपको फिर भी परफॉर्म करना चाहिए। उसके बाद अगर हमारी इन्वेंट्री किसी थर्ड पार्टी के पास रखी हो, मान लो यहाँ पे हमारी कंपनी है, उसकी इन्वेंट्री एज स्टॉक बैंक के पास रखा हुआ है एज ए कोलेटरल, तो यहाँ पे ऑडिटर किस तरह से वेरिफिकेशन करेगा? या तो थर्ड पार्टी से वो कंफर्मेशन ले सकता है या फिर वहां जाके वो इंस्पेक्शन भी कर सकता है, और अदर प्रोसीजर्स जो उसको ठीक लगे वो भी कर सकता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कर सकता है, मतलब जो कोलेटरल डॉक्यूमेंट्स बने होंगे या फिर जिस डॉक्यूमेंट के बेस पे वो आइटम्स उसके पास रखी हुई है, कंफर्मेशन रिक्वेस्ट कर सकता है। अगर थर्ड पार्टी की फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग हो रही है तो हम अटेंड भी कर सकते हैं, और अगर किसी और ऑडिटर ने ऑडिट किया है उसको तो उसकी रिपोर्ट भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं। दोबारा समझो इसको, अगर मान लो मेरी किसी ब्रांच के पास किसी कंसाइनी के पास मेरे गुड्स रखे हुए हैं, तो उसको मैं कैसे वेरीफाई करूंगा? या तो जो कंसाइनमेंट डॉक्यूमेंट बना होगा वो वेरीफाई कर लूंगा मैं, या मैं कंसाइनी से कंफर्मेशन ऑब्टेन कर लूंगा कि एक्चुअल में इतनी इन्वेंटरी आपके पास है या नहीं है, या अगर कंसाइनी की जो भी प्रीमाइसेस है उसकी अगर फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग हो रही है तो उस फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग को मैं अटेंड भी कर सकता हूँ या फिर काउंटिंग रिपोर्ट भी ऑब्टेन कर सकता हूँ। या फिर अगर कंसाइनी की जो ब्रांच है या फिर कोई और उसकी प्रीमाइसेस है उसका कोई और ऑडिट कर रहा है, स्टॉक ऑडिटर फिर कोई है, तो उसकी रिपोर्ट भी मैं ऑब्टेन कर सकता हूँ ताकि मुझे एश्योरेंस मिल जाए कि इन्वेंटरी बिल्कुल एग्जिस्ट वहां पे करती है, झूठी नहीं है। जैसे इन्वेंटरी विद जॉब वर्कर है तो उसको कैसे वेरीफाई करेगा? या तो कंफर्मेशन से या फिर इंस्पेक्शन से। तो ये था हमारा पहला आइटम, दैट इज इन्वेंटरी। दूसरा आइटम हमारा लिटिगेशन एंड क्लेम, मतलब कंपनी के ऊपर कोई केस चल रहा है, कोई केस चल रहा है या फिर कोई क्लेम देना पड़ सकता है, तो उसने वो एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज कर रखा है या नहीं कर रखा है, तो वो ऑडिटर वेरीफाई करेगा। तो यहाँ पे लिटिगेशन एंड क्लेम के अकॉर्डिंग 501 बताता है कि ऑडिटर ऐसे प्रोसीजर डिजाइन करेगा और परफॉर्म करेगा ये देखने के लिए कि कहीं लिटिगेशन और क्लेम में कोई रिस्क है या नहीं है। जैसे क्या चेक करेगा? मतलब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ना प्रोसीजर्स, क्या क्वेश्चन ना लिखो यहाँ पे, what are the procedures to be adopted by auditor to verify the risk associated with the litigation and claim। कि लिटिगेशन एंड क्लेम को लेके कितने रिस्क हैं वो कैसे वेरीफाई करेगा? जो लॉयर है कंपनी का, आइदर इन हाउस या फिर एक्सटर्नल लॉयर, उससे इंक्वायरी ले लेगा, पहली बात। दूसरा, अब कंपनी में डिसीजन हुआ था कि हम फलाने बंदे पे केस फाइल करेंगे, तो बोर्ड मीटिंग उनकी हुई होगी, बोर्ड मीटिंग की मिनट्स भी होगी, तो मिनट्स भी रीड आउट कर सकता है देखने के लिए कि एक्चुअल में वो लिटिगेशन अराइज होता है या नहीं होता है, एक्चुअल में वो क्लेम देना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। या फिर एंटिटी की ओर
एक्सटर्नल लोअर की, लीगल काउंसिल मतलब लोअर की कोई कम्युनिकेशन हुई है तो वो चेक कर लेगा, ताकि उसको पता चल जाए कि कम्युनिकेशन हो रही है टाइम टू टाइम, तो जरूर लिटिगेशन एग्जिस्ट करता होगा। रिव्यू द लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट, लीगल एक्सपेंसेस कैसे कि पीएनएल में अगर लीगल एक्सपेंसेस चार्ज हो रखे हैं तो इट इज पॉसिबल कि जरूर कोई लिटिगेशन चल रहा होगा। तो रिस्क एसोसिएटेड है तो वो कैसे वेरीफाई करेगा, लोअर से इंक्वायरी कर लेगा, इन हाउस से या एक्सटर्नल से। दूसरा, अगर मान लो क्लेम हमने देना है तो उसके लिए जो मीटिंग हुई है उसकी मिनट्स चेक कर लेगा, या फिर लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट में कोई कॉस्ट एक्सपेंसेस चार्ज हो रखे हैं तो ये भी एक वैलिड बेसिस है वेरीफाई करने का कि कोई ना कोई लिटिगेशन क्लेम एग्जिस्ट करता होगा। और जितने भी लिटिगेशन एंड क्लेम जिनका मटेरियल इफेक्ट है एफएस पे वो हमारे डिस्क्लोज हो जाने चाहिए, बस ये बात लिखी गई है मुझे। और क्लेम की वैल्यूएशन एंड मेजरमेंट पे मुझे चेक करनी है, जैसे कंटीजेंट लायबिलिटी होते हैं कितना क्लेम मुझे देना पड़ेगा, तो उस क्लेम का जो भी वैल्यूएशन है वो प्रॉपर होना चाहिए। ये था हमारा पहला पॉइंट, हाउ द ऑडिटर वेरीफाई द रिस्क एसोसिएटेड विद द लीगल litigation and claims. If the auditor assess the risk of material misstatement regarding the litigation, communication with the external legal counsel, अगर ऑडिटर को लग रहा है कि लीगल जो हमारे नॉट लीगल जो लिटिगेशन है उसमें कोई रिस्क है, तो ऑडिटर जो प्रोसीजर हमने ऊपर पढ़े उनके अलावा एक्सटर्नल काउंसिल से मिल भी सकता है, उससे डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी कर सकता है। और ये करने के लिए वो उसको लेटर ऑफ इंक्वायरी सेंड कर सकते हैं, जैसे हम 505 के अकॉर्डिंग कंफर्मेशन लेटर भी बोलते हैं, तो यहाँ पे उसको बोलती है लेटर ऑफ इंक्वायरी, लॉयर को सेंड कर सकता है। और अगर लॉ एंड रेगुलेशन कंपनी प्रोहिबिट करती है कि आप हमारे लॉयर से नहीं मिलोगे या नहीं इंक्वायरी भेजोगे उससे, तो वो ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर फॉलो करेगा, अप्लाई करेगा। अब इंक्वायरी लेटर में क्या क्या चीज इंक्लूड होती है, मतलब जो ये लेटर बनाएगा जो हमने ऊपर अभी पढ़ा था ये वाला, तो इसके अंदर क्या क्या चीज वो इंक्लूड करेगा। पहला, लिस्ट ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम, ताकि कंफर्म कर दे हाँ ये 10 लिटिगेशन चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। दूसरा, वेयर अवेलेबल मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ द आउटकम ऑफ ईच लिटिगेशन विद द कॉस्ट इन्वॉल्व, कंफर्म करने के लिए कि देखो लॉयर से कंफर्म करेगा कि मैनेजमेंट ने 5 लाख का क्लेम दिखाया हुआ है कि 5 लाख हमें देने पड़ेंगे, आप कंफर्म करो कि एक्चुअली 5 लाख ही उसको देने पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे, मतलब जो मैनेजमेंट ने आउटकम निकाला है वो सही है या नहीं है, वो एक्सटर्नल लॉयर से भी कंफर्म कर सकते हैं। और फिर मैनेजमेंट ने जो असेसमेंट करी हुई है वो रीजनेबल है रीजनेबल नहीं है, मैंने आपको ऊपर वाले पॉइंट कंबाइन करके बता दिया था वो कि जो उसने एस्टिमेट किया हुआ है वो रीजनेबल है नहीं है, वो वेरीफाई करने के लिए हम इंक्वायरी में बात डाल सकते हैं। तो बात क्या हुई यहाँ पे कि जो इंक्वायरी लेटर हम एक्सटर्नल को भेजेंगे तो उस इंक्वायरी लेटर में क्या क्या चीज इंक्लूड होंगी, कितने लिटिगेशन चल रहे हैं कंपनी पे, मैनेजमेंट का असेसमेंट क्या है कि कितने लिटिगेशन और आ सकते हैं, फिर कितना उन्होंने असेस किया हुआ है कि हमारे ऊपर इतने क्लेम चल रहे हैं, इतने क्लेम हमें देने पड़ेंगे, और वो क्लेम जो मैनेजमेंट ने सेट किए हुए हैं वो रीजनेबल है रीजनेबल नहीं है, उनको वेरीफाई करने के लिए वो इंक्वायरी लेटर बनाएगा और एक्सटर्नल लॉयर को सेंड करेगा। कुछ सर्कमस्टांसेस में ऑडिटर जज कर सकता है कि मुझे मिलना चाहिए। मीट विद लीगल काउंसिल व्हेन, मतलब केसेस बताओ, कौन से केसेस, कौन से केसेस बताओ, हम क्या लिखा हुआ है कि कौन से केसेस बताने हैं जहां पे वो लीगल काउंसिल के साथ एक गेट टुगेदर कर सकता है, डिस्कशन कर सकता है, या फिर वहां पे जा सकता है जहां पे मैटर में रिस्क ज्यादा हो, मैटर कॉम्प्लेक्स हो, या फिर मैनेजमेंट और एक्सटर्नल काउंसिल के बीच में कोई डिसएग्रीमेंट हो, मतलब कोई बातचीत नहीं हो रही हो, या फिर मुझे मैनेजमेंट से एक्सटर्नल लॉयर्स के लिए कोई भी एविडेंस ना मिल रहा हो कि कौन उसका लॉयर है, या फिर आप कह सकते हो कि लॉयर से कितनी फीस देनी है उसको, लॉयर कब कब हियरिंग में जाता है, तो उसके लिए कोई उसका एविडेंस ना मिल रहा हो तो लॉयर से डायरेक्ट वो कम्युनिकेट भी कर सकता है, वहां पे मिल भी सकता है। तो पहला कि कब वो जाके मिलेगा, अगर रिस्क ज्यादा हुआ मैटर में, मैटर कॉम्प्लेक्स हुआ, या फिर मैनेजमेंट के बीच में और लॉयर के बीच में डिसएग्रीमेंट हुआ, मतलब क्योंकि विचार नहीं मिलते हैं, लॉयर कुछ और बोल रहा है, जैसे इंक्वायरी लेटर हमने भेजा था, ठीक है। अब ये मैं बेस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, सुनना ध्यान से। मैंने इंक्वायरी लेटर भेजा था, ठीक है, मैनेजमेंट ने बोला हुआ था कि हमारे ऊपर 5 केस चल रहे हैं और मिस्टर एक्स वो हमारे केस हैंडल कर रहा है। जब मैंने उसको एक लिस्ट भेजी इंक्वायरी लेटर में तो उसने बोला नहीं सिर्फ 3 केसेस चल रहे हैं, तो मतलब क्या है, डिसएग्रीमेंट है, डेविएशन आया, डिफरेंसेस आए, तो हो सकता है कि मैं वहां पे जाके मिलके उस मैटर को सॉर्ट आउट कर सकूं। अब मीटिंग करने के लिए मुझे मैनेजमेंट की परमिशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और ऑडिटर के साथ एक रिप्रेजेंटेटिव भी जाना चाहिए, मतलब मीटिंग करने के लिए सबसे पहले मुझे परमिशन लेनी है मैनेजमेंट की, और मैनेजमेंट अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भी उसके साथ भेजेगा। अगर मैनेजमेंट ने परमिशन नहीं दी, अगर मैनेजमेंट ने परमिशन नहीं दी
कि आप हमारे लॉयर से नहीं मिल सकते और ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर से उसको कोई भी एविडेंस नहीं मिला, तो एज पर 705 अपने ओपिनियन को मॉडिफाई कर देगा। मतलब है तो परमिशन नहीं मिली और जो हमारे ऑल्टरनेटिव एविडेंसेस हैं उससे भी हमें एविडेंस नहीं मिला, तो उसको एविडेंस मिले ही नहीं, तो 705 के अकॉर्डिंग वो मॉडिफाई कर देगा। देखो यहाँ पे क्या बात बोली हुई है, इलस्ट्रेशन 6 देखो क्या है। Several cases of litigation pending in the court, the auditor want to identify the litigation to risk. Suggest auditor with respect to SA 501। यहाँ पे क्या बोला, लिटिगेशन पेंडिंग पड़े हैं, इससे मुझे पता चला कि 501 लगना है। अभी रिस्क को वेरीफाई करना चाह रहा है, तो ये पूछ रहा है कि बताओ मैं रिस्क को कैसे वेरीफाई करूंगा। प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड बाय द ऑडिटर टू वेरीफाई द रिस्क। पढ़ाया था ना, फैक्टर देखने हैं जो पहले कौन सा, इंक्वायरी विद द मैनेजमेंट एंड इन हाउस लीगल काउंसिल, मिनट्स रिव्यू करनी है और लीगल एक्सपेंसेस वेरीफाई करने हैं। ये था आपका 501 का दूसरा आइटम, दैट इज लिटिगेशन एंड क्लेम। अब यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म सो फार बाय द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी इंडिकेट दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट कंपनी हैज नॉट डिस्क्लोज्ड ऑल द मटेरियल लिटिगेशन केसेस इन्वॉल्विंग द कंपनी। Does such a situation warrant the direct confirmation by the auditor with the external lawyer of the company? बिल्कुल ठीक बात है। मतलब ऑडिटर को ये लग रहा है कि मैनेजमेंट ने सारे केसेस डिस्क्लोज नहीं किए हुए। सुनो ध्यान से, ऑडिटर को क्या लग रहा है कि मैनेजमेंट ने सारे केसेस डिस्क्लोज नहीं किए हुए, तो ऑडिटर के अनुसार दो केसेस ऐसे हैं जो डिस्क्लोज होने चाहिए बट मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज नहीं किए हुए, तो एक्सटर्नल लॉयर के साथ कंफर्मेशन ले सकता है। उसके बाद और लास्ट टॉपिक, लास्ट आइटम, दैट इज सेगमेंट इंफॉर्मेशन। सेगमेंट इंफॉर्मेशन क्या होता है? सेगमेंट वो इंफॉर्मेशन या तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स की है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस की है इन ए जियोग्राफिकल एरिया। मेरी एक ब्रांच हरियाणा में है, एक ब्रांच दिल्ली में है, तो ये क्या है? ये हमारे सेगमेंट इंफॉर्मेशन बोलेंगे इसे, कि जो हेड ऑफिस है उसके ऊपर कुछ रिक्वायरमेंट है कि वो अपने ब्रांच ऑफिस की कुछ इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करेगा। तो एज पर 501 मुझे वेरीफाई करना है कि उसने सेगमेंट इंफॉर्मेशन सही से डिस्क्लोज करी हुई है या नहीं करी हुई है। पहला, obtaining evidences regarding presentation and disclosure of segment information। अब ऑडिटर को एविडेंस लेना है कि जो सेगमेंट इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज और प्रेजेंट हुई है नहीं हुई है, वो कैसे ले सकता है? हाउ? पहला, मैनेजमेंट के मेथड को अंडरस्टैंड करके कि मैनेजमेंट ने इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए जो मेथड अप्लाई किए हैं वो रीजनेबल है या रीजनेबल नहीं है, एंड इवैल्यूएट वेदर मेथड्स आर लाइकली टू रिजल्ट इन द एफआरएफ एंड टेस्टिंग द एप्लीकेशन ऑफ सच मेथड। देखो क्या बोला है इसने, अब इसको वेरीफाई करना है कि जो प्रेजेंटेशन करी हुई है, जो डिस्क्लोजर करी हुई है सेगमेंट इंफॉर्मेशन की, ब्रांच इंफॉर्मेशन, तो वो सही है नहीं है। तो पहले तो वो ये चेक करेगा कि जिस तरीकों से मैनेजमेंट ने उसको डिस्क्लोज किया है वो तरीका सही है, सही नहीं है, एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ है या नहीं है। दूसरा, एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर सकता है, जैसे कि पास्ट ईयर में, प्रायर पीरियड में कितनी इंफॉर्मेशन इंक्लूड थी, कितनी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज थी, सेगमेंट इंफॉर्मेशन ब्रांच की इंफॉर्मेशन, और करंट ईयर में कितनी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज है, तो ये ऑडिटर वेरीफाई कर सकता है। अब अगर स्टैंडअलोन बेसिस पे एफएस बन रही है, मतलब यहाँ पे ब्रांच इंफॉर्मेशन कोई भी इंक्लूड नहीं हो रही, तो उसको कोई प्रोसीजर लगाने की नीड नहीं है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेथड्स यूज्ड बाय द मैनेजमेंट। अब यहाँ पे वो मेथड्स को अंडरस्टैंड करेगा कि मैनेजमेंट ने जो मेथड्स लगाए हैं वो सही है, सही नहीं है। इंक्लूड्स, वेट, लेट मी क्लियर द टाइटल, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस, एग्जांपल ऑफ द मैटर्स that will be relevant when obtaining an understanding of the methods used by the management। तो यहाँ पे क्या बात बोली गई है कि इन चीजों के लिए ऑडिटर मेथड को चेक करेगा। ये है मतलब हमारे एग्जांपल्स ऑफ मैटर्स। दोबारा सुनो एक बार, लेट मी क्लियर। ये है हमारे एग्जांपल्स जो ऑडिटर चेक करेगा। क्या चेक करेगा? कि इनके ऊपर सही से मेथड अप्लाई हुए हैं या नहीं हुए हैं। किस चीज की मेथड? फॉर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर की। पहला एग्जांपल क्या है जो मैटर चेक करने हैं? सेल्स, कि सेल को सही से डिस्क्लोज किया हुआ, मतलब अगर मैंने ब्रांच को सेल किया हो तो सेल एलिमिनेट हो जानी चाहिए। जिसने ब्रांच अकाउंट पढ़ा होगा उसको अच्छे से समझ में आएगा काफी। सेल ट्रांसफर के बिटवीन द ब्रांच अकाउंट एंड हेड ऑफिस हुए हैं तो एलिमिनेट हो जाने चाहिए।
उसके एलिमिनेट करने के मेथड चेक कर लेगा वो। कंपैरिजन विद बजट, मतलब मुझे ये था कि मेरी ब्रांच से मुझे इतनी सेल होनी चाहिए, ठीक है, तो उस चीज को कैसे डिस्क्लोज किया है उसके मेथड चेक कर लेगा। एलोकेशन ऑफ एसेट्स, अगर दो हेड ऑफिस भी है और ब्रांच ऑफिस भी है तो ये एक एसेट यूज कर रहे हैं बट एलोकेट करके कि आधी आप करोगे यूज, आधी हम करेंगे। तो एलोकेशन ऑफ एसेट कैसी है और किस तरह से वो कॉस्ट एलोकेट करते हैं आपस में, उसके मेथड को वो इवैल्यूएट करेगा। कंसिस्टेंसी ऑफ द प्रायर पीरियड, कि पिछले पीरियड में जो इन्फॉर्मेशन थी वो इस पीरियड में भी है या नहीं है, ये देखने के लिए वो मेथड्स को इवैल्यूएट करेगा। यहाँ पे टाइटल क्या बना बच्चों कि किन किन चीजों के लिए, दोबारा सुनो, हमने ऊपर पढ़ा कि मेथड को इवैल्यूएट करेगा और मेथड एच पर एफआरएफ होने चाहिए। मेथड किन किन चीजों के ऊपर अप्लाई करेगा, सेल के ऊपर अप्लाई करेगा। सर अप्लाई क्यों करेगा मेथड, बच्चों सिंपल तो है, फॉर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, कि इन मेथड के जरिए से उसको प्रॉपर्ली प्रेजेंट किया गया हो और उसको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया गया हो। किन किन मैटर्स को, सेल को, एसेट को, कोई कॉस्ट है जो आपस में वो बांट रहे हैं उसको किस तरह से डिस्क्लोज किया गया है, बजट वगैरह को कि कितने बजट बनाए थे वो बजट पूरे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, या फिर प्रायर पीरियड इंफॉर्मेशन को कंपैरिजन करना कि जितनी पिछली बार प्रेजेंट हुई थी वो इस साल प्रेजेंट हुई है या नहीं हुई है, और इस साल प्रेजेंट नहीं की तो क्या मेथड उसने फॉलो किया और क्यों नहीं उसने प्रेजेंट की। तो ये था अपना ऐसे 501। तो नोट्स में आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, जो हेल्प के नोट्स है वहां से देख सकते हो, और कोई डाउट हो तो आप मुझसे ले सकते हो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।